वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। आज हम लोग क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? चार्जेस। ठीक है, अब देखो चार्जेस जो अपना चैप्टर है उसमें हमें इतने सारे जो सेक्शंस हैं वो पढ़ने हैं। अब जो है डरने की कोई बात नहीं है, ये सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, लेकिन ये अपना छोटा सा ही ये चैप्टर जो है होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपना लेंदी चैप्टर ही नहीं है, बहुत सिंपल सा इसी से अपना ये चैप्टर रहने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो चार्जेस है, चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, देखो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास में एक कंपनी है जिसका कि क्या नाम है, ए लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने लेट्स से किसी बैंक से लोन लिया, मान लेते हैं हम इसने पीएनबी बैंक से लोन लिया। ठीक है, लेट्स से कितने का लोन लिया इसने? 10 करोड़ रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब क्या बैंक इसको ऐसे ही 10 करोड़ रुपए का लोन दे देगी? ऑब्वियस सी बात है, बैंक क्या बोलेगी कि भाई तुमने हमें आगे जाके अगर इस लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तुमने इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो हमें पे नहीं किया, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम तुम पे ट्रस्ट कैसे कर ले? और ऐसे तो है नहीं कि कंपनी जो है ये बैंक की जानकार कंपनी है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो कंपनी के ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगी? तो कंपनी क्या बोलेगी बैंक को कि बैंक ठीक है, तुम हम पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम सिक्योरिटी रखवाएंगे ना तुम्हारे पास में। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक सी चीज है, अगर आप भी किसी बैंक के पास जाते हो एज एन इंडिविजुअल लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको ऐसे ही तो ट्रस्ट करके लोन नहीं दे देगा। बैंक हमेशा आपको सिक्योर लोन देगा, मतलब बदले में आपको कोई सिक्योरिटी रखनी होगी बैंक के पास में, अपना कोई आपका जो है जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई आपकी, या अगर आप होम लोन वगैरह ले रहे हो तो जो घर वगैरह के पेपर्स आप रखवाते हो बैंक के पास में। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें बैंक के पास में क्या रखवानी होती है? सिक्योरिटी रखवानी होती है कि भाई आगे जाके अगर हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक के पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो बैंक को सिक्योरिटी को सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, तो वैसे ही कंपनी ने अभी क्या करा, कंपनी ने पीएनबी को क्या बोला कि ठीक है, मेरे पास में एक असेट है, मेरे पास में एक असेट है। ठीक है, मान लो असेट लैंड ही है या कोई सा भी असेट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कुछ भी असेट है मेरे पास में, और मैं जो है उस असेट के ऊपर क्या क्रिएट कर देता हूँ? सिक्योरिटी। बेसिकली मैं जो है वो आपको सिक्योरिटी दे देता हूँ कि अगर मैं ये लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता हूं तो आप इस असेट को सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से जो असेट है इसकी वैल्यू है 15 करोड़ रुपए की, तो इससे अगर ए लिमिटेड ने आगे जाके जो है वो नहीं रीपेमेंट किया तो बैंक इस असेट को सेल करवाएगा और अपना जो है वो रीपेमेंट भी ले लेगा और जो इंटरेस्ट बनता है वो भी इस असेट से ले लेगा। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट में जो होता है क्या बोला जाता है कि ये जो हमने सिक्योरिटी क्रिएट की है कंपनीज एक्ट में, हम इसको बोलते हैं चार्ज। कंपनीज एक्ट में हम इसको क्या बोलते हैं कि हमने असेट के ऊपर, यानी कंपनी ने असेट के ऊपर क्या क्रिएट किया? चार्ज। तो अगर हम कोई भी टाइप का असेट है उसके ऊपर हम सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? यहाँ पे चार्ज बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना ये चीज आपको बताई गई है कि अगर हमने कोई भी चार्ज क्रिएट किया, मतलब अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया, किसके फेवर में क्रिएट करा है? बैंक वगैरह या जो भी क्रेडिटर वगैरह जिससे वो कंपनी लोन वगैरह ले रही है, तो बैंक को क्या करना होगा? बैंक को इस चार्ज को रजिस्टर करवाना होगा। बैंक को क्या करना होगा? इस चार्ज को रजिस्टर करवाना होगा। किसके पास जाके? आरओसी के पास जाके। किसके पास? आरओसी के पास रजिस्टर करवाना होगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी क्या जरूरत है? चार्ज को रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है? आपने बैंक को बोल दिया ना कि हमने सिक्योरिटी जो है वो आपको दे दी। अब क्यों जरूरत है इस चार्ज को रजिस्टर करवाने की? बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ पे मान लो एबीसी, सॉरी ए लिमिटेड ने पीएनबी से लोन लिया 10 करोड़ का, और जो ये 15 करोड़ की असेट है उसके ऊपर उसने चार्ज क्रिएट कर दिया इन द फेवर ऑफ पीएनबी। आगे जाके ए लिमिटेड को वापस से एक लोन की जरूरत पड़ी, आगे जाके ए लिमिटेड को वापस से एक लोन की जरूरत पड़ी। तो अब जो ए लिमिटेड है वो किसके पास गया? अब ए लिमिटेड गया लेट्स से दूसरे बैंक के पास, मान लो एसबीआई के पास। अब ए लिमिटेड किसके पास में गया? एसबीआई के पास, और एसबीआई को जाके बोलता है कि एसबीआई मुझे लोन चाहिए 12 करोड़ रुपए का।
कितने का लोन चाहिए? 12 करोड़ का। अब एसबीआई भी क्या बोलेगा, ठीक है लोन तो ले लो बट चार्ज क्रिएट तो करना पड़ेगा। तो बैंक ने ये बोला ए लिमिटेड को। अभी ए लिमिटेड ने क्या बोला, हाँ हाँ एसबीआई बिल्कुल, मेरे पास ये असेट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 15 करोड़ रुपए है, वो सेम असेट, ठीक है। तो उसने एसबीआई को भी क्या बोला, मेरे पास ये असेट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 15 करोड़ रुपीस, आपका इजीली काम बन जाएगा, रिपेमेंट का भी इंटरेस्ट का भी, तो अच्छी खासी वैल्यू है इस असेट की। तो ठीक है हम इसके ऊपर आपके फेवर में क्या क्रिएट कर देते हैं, चार्ज क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए लिमिटेड ने सेम ही असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करके दे दिया इन द फेवर ऑफ पीएनबी, और सेम ही असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करके दे दिया ऑन द फेवर ऑफ इन द फेवर ऑफ एसबीआई। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ए लिमिटेड ने 10 करोड़ और 12 करोड़ का लोन ले लिया, मतलब 22 करोड़ का लोन ले लिया उसने, ठीक है, और असेट कितने की उसने चार्ज क्रिएट करा है, सिर्फ 15 करोड़ का। अब आगे जाके क्या बोल देगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ले लो तुम असेट। अब एसबीआई और पीएनबी दोनों आके लड़ाई करेंगे, ठीक है, ये असेट मैं लूंगा, ये असेट मैं लूंगा, पीएनबी बोलेगा मैं लूंगा, एसबीआई बोलेगा मैं लूंगा। तो बहुत ज्यादा क्लैश नहीं हो जाएगा कि, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ए लिमिटेड के तो मजे हो गए, मेरा तो 22 करोड़ का लोन है, तुम लड़ो मरो जाके। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो ये क्रेडिटर्स हैं, बेसिकली लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, इनके साथ गलत हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर ये जाएंगे कोर्ट में, फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, ठीक है, रिकवरी वगैरह के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, बट इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इनके पास और भी तो काम है, यही थोड़ी करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर अगर ऐसा होता कि जो ये चार्ज होता ये रजिस्टर होता, किसके पास रजिस्टर्ड होता, आरओसी के पास, तो जब एसबीआई अच्छा किसके फेवर में, पहले किससे लोन लिया, पीएनबी, तो ये चार्ज पीएनबी के फेवर में जो है वो रजिस्टर करवा लेता कंपनी, कहाँ पे, आरओसी के पास, ठीक है। तो अब जब सेकेंड वाली बैंक है मतलब एसबीआई, अब जब एसबीआई लोन देगी किसको, ए लिमिटेड को, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पहले जाके चेक कर ले कि कंपनी के असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट है क्या, मतलब जो चार्ज के रिकॉर्ड्स हैं वो चेक कर ले। तो मैम एसबीआई कैसे चेक करेगा, जो ये चार्ज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी हम चार्ज को आरओसी के पास में रजिस्टर करवाते हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी जाके एमसी की वेबसाइट पे चेक कर सकता है, आप भी चेक कर सकते हो कि इस कंपनी के कौन कौन से एसेट्स के ऊपर कितना कितना चार्ज क्रिएटेड है, किस किस के फेवर में। तो अगर एसबीआई जो है वो चेक कर लेता, मतलब अगर कंपनी ने ये चार्ज को रजिस्टर करवाया होता और एसबीआई चेक कर लेता, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस सेम प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देता, फिर वो कंपनी से क्या बोलता, मुझे बेवकूफ समझा है, मुझे तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी दो जिसके ऊपर क्या दो, चार्ज क्रिएट करके दो। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, उस चार्ज को रजिस्टर करवाना, उस चार्ज को रजिस्टर करवाना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है, और भी कंसेप्ट अभी आपके आगे आएंगे, ठीक है, अलग अलग बातें आएंगी, बट ये मैंने आपको एक, हम कह सकते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने उसका आपको यहीं पे एक ओवरव्यू दे दिया। तो अब आई होप आपको चार्ज का मतलब समझ में आ गया कि हम असेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ लेंडर और क्रेडिटर जिसने हमें लोन दिया है, और हमें उस चार्ज को रजिस्टर भी करवाना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ चार्ज। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 16 चार्ज की डेफिनेशन देता है। देखो चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूडिंग अ मॉर्गेज। क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में सिक्योरिटी, इतना घुमा फिरा के इसने बोला है। चार्ज क्या है, इंटरेस्ट है, लियन है, जो कि हम कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के असेट्स, कंपनी की अंडरटेकिंग्स, इन सब पे, कंपनी ऑब्वियस ही बात है, लोन कौन ले रहा है, कंपनी, बोरोवर कौन है, कंपनी, तो कंपनी के असेट्स, कंपनी की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही तो हम सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे ना, एज सिक्योरिटी। और क्या बोला है यहाँ पे, इसमें क्या इंक्लूड होगा, मॉर्गेज भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, जैसे जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लैंड वगैरह होता है, तो उसके ऊपर जो हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, वो भी, इसका मतलब अल्टीमेटली चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे
मूवेबल प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो, मतलब वो भी चार्ज डेफिनेशन में आएगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ लेंडर। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने कंपनीज एक्ट के सेक्शंस के ऊपर। देखो सबसे पहले जो ये सेक्शंस की लिस्ट है, सबसे पहले अपना जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 77। और हमें कहां तक के सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन 87 तक के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अपना सेक्शन 77, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस क्या है, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि अगर उसने किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी असेट, किसी भी अंडरटेकिंग के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया है तो वो उसको क्या करवाएगी, रजिस्टर करवाएगी विद आरओसी। चलो सबसे पहले अपना क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि चार्ज जो हम बेसिकली सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो वो कहां पर क्रिएट कर सकते हैं, प्लेस क्या है। चाहे आप चार्ज कहां पर क्रिएट करो, इंडिया में, चाहे आप कहां पर क्रिएट करो, इंडिया के बाहर, ठीक है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में भी आप एक काम कर सकते हो लोन वोन लेकर चार्ज क्रिएट करने का, और अगर आपने इंडिया के बाहर से लोन वोन लिया है तो वहां पे भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों अलाउड है। किसके ऊपर क्रिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की प्रॉपर्टीज, असेट्स या अंडरटेकिंग्स। इवन टैंजिबल भी हो सकती हैं और इंटैंजिबल भी हो सकती हैं। तो आप टैंजिबल असेट्स वगैरह, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन सब के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो। इंटैंजिबल जो होते हैं जैसे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं, ये सब के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी जो है, जो असेट्स जो है वो भी चाहे इंडिया में है उनके ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कंपनी का कोई लैंड इंडिया के बाहर है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, है तो वो ओनरशिप कंपनी की ना, तो चाहे वो इंडिया में असेट हो, चाहे वो असेट इंडिया के बाहर हो, आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। नाउ एक बार चार्ज क्रिएट अगर हो गया तो अब ये कंपनी की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस चार्ज को रजिस्टर करवाए, किसके पास में रजिस्टर करवाए, आरओसी के पास में वो इस चार्ज को रजिस्टर करवाए। अब उसका हमें प्रोसेस गिवन है। देखो सबसे पहले जैसे ही कंपनी ने चार्ज को क्रिएट किया, जैसे ही कंपनी ने चार्ज को क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट समझ गए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे ही हम बैंक वगैरह जो हो गया उससे लोन वोन लेंगे तो हम क्या करेंगे, असेट या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, हमने चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। अच्छा, जो ये अपना क्रेडिटर है जिसके फेवर में हम चार्ज क्रिएट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज होल्डर या होल्डर ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसके फेवर में ही तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले हमने चार्ज को क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज कंपनी को उस चार्ज को रजिस्टर करवाना है, किसके पास, विद आरओसी ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर्म नंबर क्या रहेगा, CHG1। किस फॉर्म में जाएगा ये एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन, किस फॉर्म में होगा, CHG1 में होगा, ठीक है, फॉर अदर देन डिबेंचर्स। और अगर हम डिबेंचर्स के लिए करवाना चाहते हैं तो वो किस में होगा, CHG9। देखो आपको पता है ना कि जो अपने डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स भी तो एक टाइप का लोन ही है, ठीक है, तो वो भी होते हैं सिक्योर डिबेंचर। तो इसका मतलब अगर एक कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और उनके लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स के जो है पैसा वैसा आया है तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, अपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर रही है, तो डिबेंचर्स वाला केस है तो फॉर्म कौन सा जाएगा, CHG9। और अगर डिबेंचर्स के अलावा नॉर्मल, जैसे अभी हमने बात की बैंक से लोन लिया है आपने, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म रहेगा, CHG1। ये जो फॉर्म नंबर्स है ना, ये सारे फॉर्म नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये अपना चैप्टर खत्म होगा ना, तो एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे टेबल जो है वो दे रखी है, ये आपके मॉड्यूल में भी है, तो ये टेबल दे रखी है, टेबल में हमें सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम CHG1 पढ़ रहे हैं, CHG9 पढ़ रहे हैं, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखना। तो CHG1 फॉर अदर देन डिबेंचर, CHG9 फॉर डिबेंचर। अच्छा,
अभी 30 डेज में आपको क्या करना है, चार्ज को रजिस्टर। अब हम लोग जानते हैं हमें अगर कोई ड्यू डेट दे दी जाए, कोई एक टाइम लिमिट दे दी जाए, तो हमसे एक बार में वो मान ले बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमें हमेशा रोना होता है, हमें हमेशा एक्सटेंशन मांगना होता है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी हो सकता है कंपनी अच्छी कंपनी है 30 डेज में कर दिया, बट मान लो कंपनी से नहीं हो रहा 30 डेज में वो चार्ज को रजिस्टर ड्यू टू एनी रीजन नहीं करवा पाई विद आरओसी, तो क्या एक्सटेंशन मिल जाएगा? हाँ ठीक है भाई, फीस दे दो, फीस ले लेगा, ठीक है आरओसी, और एक्सटेंशन तो वो दे देगा। अब इसके लिए भी है ना, देखो क्या चीज है, ओरिजिनल टाइम लिमिट 30 डेज है, लेकिन आरओसी जो है जैसे कंपनी ने उसको एप्लीकेशन लगाई है फॉर एक्सटेंशन, आरओसी एक्सटेंड कर देगा, टाइम बढ़ा देगा, टाइम लिमिट को अलाउ कर देगा कि आप जो है वो टाइम ज्यादा ले लो। अब कितना ज्यादा ले लो, अब बहुत ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं इसमें। देखो, एक अपनी आई थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, एक अपनी क्या आई थी, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 अपनी आई थी, ठीक है। अब इस वाली एक्ट आने से पहले अगर कोई चार्जेस क्रिएटेड है, इस वाली एक्ट आने से पहले अगर कोई चार्जेस क्रिएटेड है, तो उनके लिए कितने डेज मिलते हैं? देखो, इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आई है, अगर इससे पहले कोई चार्ज क्रिएट हो रखा है, ठीक है, तो उसको कितने डेज मिलेंगे? देखो 30 डेज तो एक बार को मिल ही गए थे, अगर आप 30 डेज में नहीं करवा पाए तो फिर आपको कितने मिल जाएंगे? 300। अब ये 30 प्लस 300 नहीं है, ठीक है। जिस दिन हमने चार्ज को क्रिएट किया, क्रिएट करने से 30 डेज में आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना था, अगर आप 30 डेज में नहीं करवा पाए तो फिर कितने डेज? क्रिएशन से ही 300 डेज, क्रिएशन से ही 300 डेज में आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता। समझ आई? तो 30 प्लस 270 हो गया। अच्छा, आप इतने गए बीते हो कि आपसे जो है 300 डेज में भी चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, तो फिर क्या बोला? जब ये एक्ट आई थी, कौन सी? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये एक्ट आ गई, इसके बाद 6 महीने और ले लो। अगर तुमसे 300 दिन में भी नहीं हुआ ना क्रिएशन के, तो ये एक्ट आने के, अमेंडमेंट एक्ट आने के तुम 6 महीने और ले लो और उसमें करवा लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लिमिट्स हैं। विद इन 30 तो है ही ओरिजिनल, उसमें नहीं हुआ तो विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन, ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा फीस लगेगी। If still not registered within 300 days, then to be registered within 6 months from the date of commencement of Companies Amendment Act on additional fees. तो सिंपल क्या बोला? क्रिएशन से 30 डेज नहीं हुआ तो क्रिएशन से ही 300 डेज, मतलब 30 प्लस 270 हो गया, टोटल 300, उसमें भी नहीं हुआ, गए बीते हो तुम, तो 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट आने के 6 महीने तुम्हें और मिल जाएंगे, उसमें तो करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो थी एक्ट आने की पहले की कहानी, और अब तुम्हें ऑब्वियसली पता है ये 2019 की बातें हैं, तो अभी के लिए क्या ये रेलेवेंट है? नहीं, लेकिन अपने मॉड्यूल वगैरह में ये सब चीजें दे रखी है, तो तुम्हें पता होना जरूरी है। बट अभी एक्चुअली क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अभी तो ये एक्ट आए हुए कितने साल हो गए, तो अभी ये वाला सिनेरियो, जो सेकेंड सिनेरियो है, ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो तुम रीड ओनली रख लो, फर्स्ट वाले को, कि हाँ पता होना चाहिए, मान लो गलती से कोई एमसीक्यू पूछ ही लिया तो पता होना जरूरी है। अभी के लिए क्या बोला? ऑब्वियसली बात है, चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये जब आई थी, तो उस डेट पे या उसके बाद जो भी चार्जेस क्रिएटेड हैं, उनके लिए आपको कितने डेज मिलेंगे? देखो क्या बोला, विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन। अच्छा, हमें 30 डेज तो मिलते ही थे, कहां से? क्रिएशन से, है ना। एक सेकेंड, देखो वापस, हमें क्रिएशन से 30 डेज तो वैसे ही मिलते थे, अगर हम 30 डेज में नहीं करवा पाए तो क्रिएशन से ही कितने मिल जाएंगे? 60। देन 60 डेज ऑफ क्रिएशन, तो क्रिएशन से कितने मिल जाएंगे? 60, मतलब 30 प्लस 30 हो गया ना, बिकॉज क्रिएशन से 30 थे पहले ओरिजिनल, क्रिएशन से ही कितने मिलेंगे? 60, तो 30 प्लस 30 हो गया, टोटल 60। अच्छा, तुम इसमें भी नहीं करवा पाए, इसमें भी नहीं करवा पाए, तुम गए बीते हो, तो फर्दर 60, तब फर्दर 60, ठीक है। अब देखो कैसे है, ये पढ़ लो, 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन, ठीक है, तुम नहीं करवा पाए तो 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन, तो 60 फ्रॉम क्रिएशन है तो एक्स्ट्रा तो 30 हो गए ना, तो 30 प्लस 30 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्रिएशन से काउंट हो रहा है, क्रिएशन से 30 नहीं करवा पाए तो क्रिएशन से ही 60, तो 30 तो ऊपर वाले पहले ही थे और 30 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 60।
उसमें भी तुम नहीं करवा पाए तो फर्दर 60 और ले लो, तो फर्दर 60 डेज, तो 30 30 60 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक और चीज है, जो तुम्हें पहले वाले 60 मिल रहे हैं क्रिएशन से, वहां तो क्या लग जाएगी, एडिशनल फीस लग जाएगी। अगर 60 में भी नहीं हुआ तो फिर आरओसी अलाउ कर देगा विद इन फर्दर 60 डेज। लेकिन अब एडिशनल फीस नहीं लगेगी, अब लगेगी एड वेलोरम फीस। अब कौन सी फीस है, एड वेलोरम। एड वेलोरम का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू। अभी तक तो हमने बता दिया इतनी फीस लग जाएगी, पर अब फर्दर 60 डेज अगर तुम और लेते हो तो एड वेलोरम फीस का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू, कि भाई कितने वैल्यू का लोन है, कितने वैल्यू का चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। अब तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ये हो गया अपना एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। चलो, अब इसके बाद में आ जाओ प्रोविजंस। अच्छा, ये अभी हमने बात की ना कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आई, उससे पहले चार्ज क्रिएटेड है तब क्या रहेगा, उसके बाद के हैं तो क्या रहेगा। अब ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये कब से इंप्लीमेंट हुई, डीम टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 2 नवंबर 2018। 2 नवंबर, क्योंकि देखो पहले ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद ये एक्ट आई थी, इसीलिए ये 2018 से ही एप्लीकेबल हो गए थे इसके मोस्टली सारे प्रोविजंस। कुछ सेक्शंस बाद में आए थे, बट मोस्टली इसके पहले से ही एप्लीकेबल हो गए थे। तो हो सकता है आपसे ये एक्ट का नाम ना दे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ना लिखकर ये डेट दे दे आपको, कि इस डेट से पहले वाले चार्जेस में क्या होगा और इस डेट के बाद वाले चार्जेस में क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 नवंबर 2018, ठीक है, इस डेट से ही आई थी। चलो, अब चलते हैं हम आगे। अब जो अभी हम पढ़ रहे थे कि एक्सटेंशन करवाना है तो उसका जो है प्रोसेस क्या रहेगा, तो अभी तक तो हमने टाइम लिमिट पढ़ ली। अब टाइम लिमिट के बाद क्या आता है, प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, एक्सटेंशन करना तो हमें आरओसी को एप्लीकेशन लगानी होगी। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। फॉर्म वही सेम ही है एक्सटेंशन के लिए भी, CHG 1 नॉर्मल, CHG 9 फॉर डिबेंचर्स फॉर सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या लगा देनी है, एप्लीकेशन। इसके बाद क्या बोला, एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाओगे, डेक्लेरेशन। एप्लीकेशन के साथ जाएगा डेक्लेरेशन, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी, जिसको कौन साइन करेगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा या डायरेक्टर साइन करेगा। क्या चीज बोलनी है, डिक्लेयर करनी है कि जो हमें बिलेटेड फाइलिंग कर रहे हैं, कि हम 30 डेज का जो ओरिजिनल टाइम है उसके बाद एक्सटेंशन जो हम ले रहे हैं, उसकी वजह से किसी भी क्रेडिटर को कोई भी गलत इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा। यानी हमारी किसी भी क्रेडिटर के साथ में कुछ गलत करने की, उसको चीट करने की, उसको फ्रॉड करने की, उसको नेगेटिव इंपैक्ट डालने की कोई भी हमारी जो है इंटेंशन नहीं है, ये आप बताओगे। और उसके बाद जैसी एप्लीकेशन मिल गई, तो अगर आरओसी सेटिस्फाइड है कि कंपनी के पास सफिशिएंट रीजन है कि वो टाइम पे फाइल नहीं कर पा रही है 30 डेज में, तो वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा, मैं अलाउ रजिस्ट्रेशन विद इन द एक्सटेंडेड टाइम। और जो भी एडिशनल फीस या हमने अभी एड वेलोरम फीस पढ़ी, जो भी एप्लीकेबल है वो आपको पे करनी होगी। तो बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन लगाओ, डेक्लेरेशन लगाओ, एप्लीकेशन प्लस डिक्लेरेशन, एंड देन आरओसी या तो अलाउ करेगा या फिर अलाउ नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ ठीक है तो अलाउ कर देगा। चलो, अच्छा, इसके बाद आपको एक नोट बोला है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज अंडर सेक्शन 77 shall also apply to modification of the charge mutatis mutandis। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अगर हमने चार्ज क्रिएट किया तो हमें पता है कि हमें उस चार्ज को रजिस्टर करवाना होता है। अभी हम कौन सा सेक्शन में बात कर रहे थे, सेक्शन 77। तो जो उसका पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा कि आपको एप्लीकेशन वगैरह लगानी होती है CHG 1 CHG 9 में चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। आगे जाके ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने उस चार्ज में कोई मॉडिफिकेशंस करे, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने कुछ चेंजेस करे, है ना। तो अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं, ओरिजिनल जो चीजें टर्म्स एंड कंडीशन पहले लिखी हुई थी हमने कुछ चेंज करा है उसमें, तो अगर आपने कोई चेंज करा है, आपने मतलब कंपनी ने और किसने मिलकर, जो आपका लेंडर है ना, बैंक वगैरह, उसने मिलकर आपस में मॉडिफिकेशंस करे हैं, तो वो मॉडिफिकेशंस वाली चीजें भी हमें आरओसी को बतानी होगी। उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, और उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने अभी पढ़ा है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, दोनों का सेक्शन सेम है। अच्छा, ये एक अजीब सा वर्ड आ गया, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ठीक है, ये एक लीगल वर्ड है, लीगल टर्म है, जिसका मतलब होता है एज इट इज, मतलब सेम टू सेम,
विथ नेसेसरी चेंजेस। इसका मतलब है कि पूरे प्रोविजंस जो सेक्शन 77 रजिस्ट्रेशन के हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज विद नेसेसरी जो भी एक दो चेंजेस की जरूरत है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जहां पर भी आपको ये वाला वर्ड जो है ना लॉ में आपको काफी बार दिख जाएगा म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, तो आप इसको याद रखना, सेम टू सेम एप्लीकेबल जब कोई चीज हो रही होती है विद नेसेसरी चेंजेस तो हम ये लीगल वर्ड यूज करते हैं। चलो अच्छा, अब हमने आरओसी के पास चार्ज को क्या करवा लिया, रजिस्टर, तो अभी आरओसी उसको रजिस्ट्रेशन करके हमें क्या देगा, सर्टिफिकेट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हमें सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिमिलरली वैसे यहाँ पे हमने चार्ज को रजिस्टर किया है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा या सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन मिलेगा। तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, देखो अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो उसका जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा CHG2। अच्छा, CHG1 में तो हमने अप्लाई किया था, CHG2 में हमें क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, और CHG3 में हमें क्या मिल जाएगा, मॉडिफिकेशन। यानी अगर हमने मॉडिफिकेशन करवाया है तो वही CHG1 गया होगा, बट जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा CHG3 में। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, और रजिस्ट्रेशन का CHG2 है तो जो भी है वो हमें मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ये प्रूफ है कि हमारा चार्ज सही तरीके से था, एक्ट के अकॉर्डिंग था और अब वो रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये मैंने आपको पहले अभी ऊपर समझा भी दिया था, है ना, कि अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाएगी तो जो लेंडर है, क्रेडिटर है, बैंक वगैरह, उसको इशू हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखो तो क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई चार्ज है जो कि रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ है, शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय लिक्विडेटर और क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट इज गिवन बाय आरओसी। अगर कोई चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है और आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है तो वो चार्ज माना ही नहीं जाएगा। लिक्विडेटर जो है वो भी उस चार्ज को नहीं मानेगा और कोई दूसरा क्रेडिटर जो है वो भी उस चार्ज को नहीं मानेगा। मींस अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वॉइड मान लिया जाएगा, वॉइड, वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, वो वॉइड मान लिया जाएगा, वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड वॉइड अगेंस्ट एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है, जब भी कंपनी बंद हो रही होती है तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एज इन जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो वहां पे लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। तो लिक्विडेटर क्या काम करता है कंपनी में, सारे असेट को सेल करता है और जो भी उससे पैसा आता है लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है, करेक्ट। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कोई जो कंपनी थी उसके असेट्स थे 10 करोड़ रुपए के और उसकी लाइबिलिटीज कितनी थी, 12 करोड़ रुपए की। अच्छा अब आपको याद है मैंने आपको एक केस लॉ पढ़वाया है चैप्टर 1 में, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी का इस तरीके से लिक्विडेशन होता है तब जो हम पेमेंट करते हैं उसमें प्रायोरिटी में सिक्योर्ड वाले आते हैं, है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड उसके बाद में कौन से आते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद में कौन से आते हैं, अनसिक्योर्ड। तो आपको पता है कि असेट की वैल्यू कम है तो ऑब्वियस सी बात है जब वो पेमेंट करेगा तो हर बंदा चाहेगा कि मुझे पैसा पहले मिले, तो पहले पैसा किसको मिलेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड को, और फिर अगर बच गया कोई पैसा तो वो किसको मिल जाएगा, अनसिक्योर्ड को। नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सुनो ध्यान से, अब इस केस में सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी थी अपनी ABC लिमिटेड, और इस ABC लिमिटेड ने क्या काम कर रखा है, इस ABC लिमिटेड ने, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बना रखा है, हाँ ये देख लो। देखो अपनी कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने क्या कर रखा है, पहला वाला बैंक है PNB, ठीक है, PNB से लोन ले रखा है कितने रुपए का, 40 करोड़ का। और इसी वाली कंपनी ने एक SBI दूसरा बैंक है उससे भी लोन ले रखा है कितने रुपए का, 40 करोड़ का। ठीक है, और एक असेट है कितने रुपए का, 100 करोड़ का। उसके ऊपर इस कंपनी ने क्या क्रिएट कर रखा है, चार्ज क्रिएट कर रखा है दोनों के फेवर में, लेकिन PNB वाले चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है इस कंपनी ने विद आरओसी, और SBI वाले चार्ज को रजिस्टर करवाया हुआ है।
अब अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो ध्यान से सुनना, जो लिक्विडेटर है वो पीएनबी को क्या मान लेगा? अनसिक्योर्ड। जो लिक्विडेटर है वो पीएनबी को क्या मान लेगा? अनसिक्योर्ड। भले ही उसके फेवर में सिक्योरिटी क्रिएटेड है ना, इस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो चार्ज रजिस्टर नहीं है तो पीएनबी सिक्योर्ड होते हुए भी लिक्विडेटर उसको क्या मान लेगा? अनसिक्योर्ड, और वो सेकंड नंबर पे आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है पहले कौन आएंगे? सिक्योर्ड। तो क्योंकि पीएनबी का चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो इसीलिए पीएनबी बाद में आएगा। समझ आई बात? क्योंकि पीएनबी को लिक्विडेटर क्या मान लेगा? अनसिक्योर्ड। अब पढ़ो, मींस लिक्विडेटर ऑन वाइंडिंग अप उस चार्ज को, जो चार्ज रजिस्टर्ड है ही नहीं, उस चार्ज को इग्नोर कर सकता है और उस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड के तौर पे ट्रीट कर लेगा एंड प्रॉपर्टी मानी जाएगी एज फ्री ऑफ चार्ज। यानी जो 100 करोड़ का असेट है, ठीक है, हम ये मान लेंगे कि इसमें पीएनबी के फेवर में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, हम सिर्फ एसबीआई को कंसिडर करेंगे क्योंकि सिर्फ एसबीआई का चार्ज रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो लिक्विडेटर ये मान लेगा कि पीएनबी के फेवर में कोई चार्ज है ही नहीं, दैट इज क्रेडिटर कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर हिज ड्यूज, ठीक है। सो इस केस में क्या बोला, इसको सिंपल लैंग्वेज में पीएनबी को क्या मान लिया जाएगा? अनसिक्योर्ड। और पीएनबी के पास ऑब्वियसली बात है, जब कोई एसेट ही नहीं है तो क्या पीएनबी बोल सकता है कि मैं इसको बेच देता हूं, मैं इससे रिकवरी कर लूंगा? आपका एसेट ही नहीं माना जाएगा, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिए जाओगे। तो पहला तो ये हो गया कि लिक्विडेशन के टाइम पे जो आपका लिक्विडेटर है वो आपको अनसिक्योर ट्रीट कर लेगा। दूसरी चीज है वॉइड अगेंस्ट एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब ये सेम एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल देखो, मान लेते हैं यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, वही एबीसी लिमिटेड थी, उसने पहले किससे लोन लिया था? उसने पहले लोन लिया था पीएनबी से 40 करोड़ का, ठीक है, और पीएनबी के फेवर में कोई भी उसने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, क्रिएट तो किया बट रजिस्टर नहीं करवाया। और एसबीआई से उसने कितने का लोन लिया? अगेन 40 करोड़ का, पर एसबीआई वाले चार्ज को उसने रजिस्टर करवा लिया, एसबीआई वाले चार्ज को उसने क्या करवा लिया? रजिस्टर करवा लिया। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए था कि पहले लोन किसने दिया है? पीएनबी ने, ठीक है, तो पहला राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी, ओवर दिस एसेट, वो किसका होना चाहिए था? पीएनबी का। तो अगर मान लो एबीसी डिफॉल्ट कर देता तो बेचने की बारी आती तो पहले बेचकर पैसा मिलने का राइट किसको होता? पीएनबी को। बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि पीएनबी का जो है यहाँ पे चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो भले पीएनबी ने पहले लोन दिया है फिर भी हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? एसबीआई को। भले उसने सेकंड नंबर पे लोन दिया है, भले उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एसबीआई का चार्ज रजिस्टर्ड है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर पीएनबी। तो ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि भले सेकंड वाला जो पर्सन, नॉर्मली यही होता है कि जिसने पहले लोन दिया है पहले उसका राइट है एसेट के ऊपर, सेकंड वाले का सेकंड राइट है, थर्ड वाले का थर्ड राइट है। अगर एक ही एसेट पे मान लो हमने अलग अलग लोगों के फेवर में चार्ज क्रिएट किया तो उस एसेट के ऊपर जो भी होते हैं क्रेडिटर्स, उनका वैसे ही राइट रहता है जिस सीक्वेंस पे लोन दिया। तो अब भले पीएनबी ने फर्स्ट नंबर पे लोन दिया, लेकिन क्योंकि उसका क्योंकि उसका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। एसबीआई सेकंड नंबर पे होते हुए भी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसीलिए बोला गया यहाँ पे वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर, मतलब जो बाद वाले हैं एसबीआई या उसके बाद में कोई और होता तो वो सब पीएनबी वाले को इग्नोर कर देते क्योंकि पीएनबी का चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। मीन्स इफ सब्सिक्वेंट चार्जेस क्रिएटेड, सेम प्रॉपर्टी पे अगर हमने सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे चार्ज क्रिएट किया और अर्लियर वाला चार्ज अनरजिस्टर्ड है या बाद में रजिस्टर्ड है, सेकंड वाले के बाद में रजिस्टर हुआ होता, ठीक है, तो अर्लियर चार्ज का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होता और जो लेटर वाला चार्ज है, मतलब जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर वाला चार्ज है, उसको मिलती प्रायोरिटी, ठीक है। तो क्योंकि हमने एसबीआई वाले को रजिस्टर करवा लिया पहले, इसको प्रायोरिटी मिलेगी। पीएनबी को हमने रजिस्टर नहीं करवाया, मान लो बाद में करवाया, एसबीआई के बाद में करवाया, तो फिर पीएनबी को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया उसको मिलेगी पहली प्रायोरिटी, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये आपको चीज याद रखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखो क्या बोला, एक नोट बोला है, ऑल्दो द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बट डेट इज वैलिड। अच्छा,
मान लो यहाँ पे पीएनबी का चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या अब ये कंपनी लोन का रिपेमेंट ही नहीं करेगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो, चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पीएनबी है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है अपने लिए। बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसने लोन ही नहीं दिया, लोन की रिकवरी नहीं हो पाएगी। भाई अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो आप लोन की रिकवरी तो कर ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन पीएनबी कोर्ट तक तो जा सकती है। मतलब पहले पीएनबी कंपनी को बोलेगी कि चुपचाप हमारा पेमेंट करो, अनसिक्योर्ड है तो क्या हो गया, है तो सही ना। तो पहले वो कंपनी को बोलेगी पेमेंट करो। अगर कंपनी नौरे खाती है, अगर कंपनी नाटक मचाती है और कंपनी गोइंग कंसर्न है, अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, इंसॉल्वेंट भी नहीं है कंपनी, सब कुछ ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लोन की रिकवरी तो हो जाएगी, जस्ट वो अनसिक्योर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है, debt is valid and may be enforced against the company through courts by filing a suit। केस फाइल कर दो, सिक्योरिटी चली गई अल्टीमेटली, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। घर पे अच्छे से इस टॉपिक को वापस से पढ़ना है ना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब पहले आप यहीं पर एक चीज समझो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर हमने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो कंपनी के तो क्या जा रहा है, बट प्रॉब्लम किसको आ रही है अल्टीमेटली, जो अपना चार्ज होल्डर होता है, मतलब जो अपना क्रेडिटर होता है, लेंडर होता है, उसको प्रॉब्लम आती है ना। अब कंपनी ही नहीं करवा रही है तो बेचारा जो लेंडर है वो क्यों उसकी भरपाई करेगा, वो क्यों नुकसान झेलेगा, तो उसको तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि देखो ड्यूटी तो कंपनी की बनती है, कंपनी को चार्ज को रजिस्टर करवाना चाहिए था, बट क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पे मान लो वो चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाती है, तो फिर चार्ज होल्डर मतलब जो लेंडर है, मतलब जो बैंक वगैरह है, कंपनीज एक्ट ने उसको बोल दिया कि कंपनी नहीं करवा रही है ना, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, तुम करवा लो। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कंपनी के तो कुछ नहीं जा रहा है, बट तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो हमें नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 78, वो यही है। यानी कंपनी ने नहीं करवाया तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज होल्डर खुद, लेंडर बैंक जो भी है वो खुद भी लगा सकता है। ये सेक्शन 78 है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 77 जहाँ कंपनी की ड्यूटी थी। अभी क्या बोला, अगर कंपनी नहीं कर रही है तो कौन लगाएगा एप्लीकेशन, चार्ज होल्डर। देखो चार्ज होल्डर मतलब लेंडर जिसके फेवर में हमने चार्ज क्रिएट किया है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, आरओसी के पास, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, वो ये एप्लीकेशन कब लगाएगा, अगर कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, जो भी टाइम लिमिट हमने पढ़ी 30 वाली 60 वाली वट, तो अगर कंपनी उस टाइम लिमिट में, जो गिवन टाइम लिमिट है उसमें चार्ज रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाती है तो चार्ज होल्डर खुद करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन फाइल करी है किसके पास, आरओसी के पास में, अब आरओसी किसको बताएगा, कंपनी को। तो अब आरओसी नोटिस देगा कंपनी को, वही नोटिस देगा कि भाई चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई है। ठीक है, तो वो नोटिस देगा कंपनी को। अब कंपनी वो नोटिस को देख के उसको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये तो हमारी ड्यूटी थी, तो या तो वो नोटिस को देख के कंपनी खुद ही चार्ज को क्या करवा देगी, रजिस्टर करवा देगी। ठीक है, या फिर इवन कंपनी ये भी बोल सकती है कि झूठ बोल रहा है, पीएनबी झूठ बोल रहा है, हमने इससे कोई लोन लिया ही नहीं है। ठीक है, या जो भी है, तो या फिर वो शो कॉज मतलब वो रीजन बता सकती है आरओसी को कि चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमने कोई लोन नहीं लिया है, या हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया है, या अनसिक्योर्ड लोन की बात हुई थी, सिक्योर्ड की तो बात ही नहीं हुई थी, जो भी है। तो या तो कंपनी खुद ही चार्ज को रजिस्टर करवा देगी, नहीं तो वो शो कॉज मतलब रीजन दे देगी आरओसी को कि भाई क्यों चार्ज रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में से कंपनी को कोई एक काम करना है। मान लो कंपनी अगेन गई बीती कंपनी है, कंपनी से दोनों ही काम नहीं हुए, ना तो उसने रजिस्ट्रेशन खुद करवाया ना उसने शो कॉज दिया। ठीक है, तो अब आरओसी खुद ही क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन को अलाउ कर देगा, मतलब चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके वो खुद ही अलाउ कर देगा कि ठीक है कंपनी तो भाड़ में जान दो, कंपनी को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका, तो हम चार्ज को रजिस्टर कर लेते हैं। तो आरओसी कितने टाइम में ये काम करेगा, कंपनी को नोटिस देने के 14 डेज में। यानी अल्टीमेटली कंपनी के पास 14 डेज होते हैं नोटिस के बाद में, या तो रिप्लाई कर दो, शो कॉज दे दो, या खुद ही कर लो रजिस्ट्रेशन। दोनों नहीं करोगे तो आफ्टर 14 डेज आरओसी जो है वो अलाउ कर देगा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब एक चीज सुनो, क्योंकि चार्ज होल्डर जो है उसने एप्लीकेशन लगाई होगी, उसने खुद ने अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है यहाँ पे, तो फीस भी किसने पे की होगी, चार्ज होल्डर मतलब बैंक वगैरह ने, बट ड्यूटी किसकी थी, कंपनी की।
तो अगर चार्ज होल्डर ने यहाँ पे चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाया है और फीस वगैरह जो है वो पे करी है, तो अब चार्ज होल्डर वो फीस वगैरह किससे रिकवर कर लेगा? कंपनी से, है ना। तो चार्ज होल्डर जो है एंटाइटल्ड टू रिकवर द फीस और एडिशनल फीस पेड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो ये अपना क्या हो गया? सेक्शन 78। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना क्या है? सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या बोलता है? कुछ कुछ केसेस में सेक्शन 77 एप्लीकेबल होगा। कौन सा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। मतलब क्या बोला? कुछ कुछ मैटर्स हैं जिसमें सेक्शन 77 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 77 के प्रोविजंस आपको मानने हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस शेल अप्लाई टू। मतलब दो सिचुएशन दे रखी है जहां पे सेक्शन 77 अप्लाई होगा। एक तो हमें ऑलरेडी पता है मॉडिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कंपनी जो है वो चार्ज वगैरह में कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करवा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में मॉडिफिकेशन को भी हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है विद आरओसी। और मॉडिफिकेशन का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसका प्रोसेस सेम रहता है सेक्शन 77 वाला। तो वही चीज बोली है कि कोई मॉडिफिकेशन हुआ है टर्म्स या कंडीशन वगैरह में, तो उसमें भी सेक्शन 77 के प्रोविजंस एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? अ कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज। देखो अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक सेकंड यहां लेते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपनी जो कंपनी थी उसका नाम था एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने लेट्स से पीएनबी से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का, और उसके पास एक लैंड था, ठीक है, 20 करोड़ रुपए का, जिसको कि उसने पीएनबी के पास में मतलब चार्ज क्रिएट करके सिक्योरिटी वगैरह रखवाई थी, ठीक है, और इस चार्ज को रजिस्टर भी करवाया था इन द फेवर ऑफ पीएनबी। किसने? एबीसी ने। अब आगे जाके एबीसी का जो ये लैंड है, एबीसी ने अपना ये लैंड किसको सेल, अभी तक लोन जो है पेमेंट नहीं हुआ, रीपेमेंट नहीं हुआ, लेकिन एबीसी ने आगे जाके अपना ये लैंड सेल कर दिया पीक्यूआर को। किसको सेल कर दिया? पीक्यूआर को। तो अब पीक्यूआर को लैंड सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड इसने लिया है, इसके ऊपर तो चार्ज क्रिएटेड है ना, इसके ऊपर तो चार्ज क्रिएटेड है। तो अब अगर आगे जाके जो है मतलब हम कह सकते हैं कि भी पीक्यूआर की ऑब्लिगेशन बन गई पीएनबी के टुवर्ड्स। पीक्यूआर वगैरह जो है, अभी अगर मान लो पेमेंट नहीं हुआ पीएनबी को, तो पीएनबी तो वो लैंड ले सकता है, पर अभी वो लैंड एबीसी का नहीं रहा, वो लैंड पीक्यूआर का रहा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बोला कि इस सिचुएशन में कि अब पीक्यूआर की ड्यूटी बन जाएगी कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करवाए आरओसी के पास, क्योंकि अभी तक आरओसी की बुक्स में तो क्या था? एबीसी का नाम लिखा हुआ था कि एबीसी बोरोवर है अल्टीमेटली, पर अभी वो लैंड किसी और का हो गया, प्रॉपर्टी का ओनर कोई और हो गया, तो अभी पीक्यूआर है। तो पीक्यूआर की ड्यूटी बना दी कि भाई अभी तुम जाकर आरओसी को बताओ, मतलब तुम जाके अभी उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ चार्ज का, क्योंकि अब चेंज हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर। तो अगेन हमें ये चीज रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। कैसे होगा? वही सेक्शन 77 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो वही लिखा हुआ है कि अ कंपनी, मतलब अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग, पीक्यूआर एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज, ठीक है। तो अगर उसने एबीसी से वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी जिसके ऊपर चार्ज है, तो अभी जो लैंड की ओनरशिप है वो चेंज हो गई, ठीक है। अभी एबीसी के प्लेस पे कौन आ गया? पीक्यूआर आ गया। पूरी ऑब्लिगेशन किसकी आ गई? पीक्यूआर की आ गई। तो अभी जो पीक्यूआर है उसको आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करवाना होगा, ठीक है, एज पर सेक्शन 77। अच्छा, ये हमने पहले ही नोट पढ़ लिया था मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग कि अगर मॉडिफिकेशन होगा तो आरओसी उसका सर्टिफिकेट देगा सीएचजी 3 में। ओके, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे? सेक्शन कंप्लीट 79, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन 80 पे। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज को क्रिएट करते हैं और हम उसको आरओसी के पास में क्या करवाते हैं? रजिस्टर करवाते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लिया जाता है कि वो जो है सबको पता है, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। तो अब अगर कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहता है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाकर एमसीए पे चेक कर ले कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल जैसे लिया था, अब जैसे मानना भी पीक्यूआर है,
तो अब अगर एबीसी ये लैंड किसको सेल कर रहा है, पीक्यूआर को सेल कर रहा है, तो पीक्यूआर की ड्यूटी बनती है कि पहले वो ये चेक कर ले कि क्या जो ये लैंड जो वो एबीसी से ले रहा है इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है। अब मान लो एबीसी ने नहीं बताया होता तो क्या पीक्यूआर जो है वो केस कर सकता है एबीसी पे? नहीं, क्योंकि पीक्यूआर जाकर एमसीए पे चेक कर सकता है, क्योंकि जैसे ही चार्ज रजिस्टर हो जाता है वैसे ही वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और हर कोई पर्सन जाके उसको चेक कर सकता है। तो अब यही बोला है, हर पर्सन जो उस प्रॉपर्टी चार्ज वाली प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा या उसमें कोई इंटरेस्ट लेगा तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि पहले वो चेक कर ले, और हम ये मान लेंगे कि उसने चेक कर लिया, उसको पता है कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। शैल बी डीम टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, कि जिस दिन चार्ज का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन से डीम्ड नोटिस है, उसी दिन से हम मान लेंगे कि उस बंदे को पता है। ठीक है, बिकॉज जितने भी चार्जेस होते हैं विद आरओसी वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हर बंदा जो परचेज करना चाहता है कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी की, वो चेक कर ले इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है। हम तो मान लेंगे कि आप चेक करके आए हो, तुमने चेक नहीं किया तुम्हारी गलती है। ठीक है, चलो अब देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो अपने दो टॉपिक्स हैं वो बात करते हैं अबाउट रजिस्टर। तो एक में तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो चार्जेस का रजिस्टर है वो कौन मेंटेन करेगा, रजिस्ट्रार मतलब आरओसी। और इसके बारे हम पढ़ेंगे कंपनी भी अपने लेवल पे रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करेगी। देखो सबसे पहले आरओसी। देखो आरओसी के पास तो बहुत सारे कंपनीज है, ऑब्वियस सी बात है, तो आरओसी को हर कंपनी के रिस्पेक्ट में एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें जितने भी चार्जेस वगैरह रजिस्टर्ड है वो सब जो है वो उसमें मेंटेन करके रखेगा आरओसी अपने पास, है ना। तो पर्टिकुलर ऑफ चार्जेस अभी हमने बात की ना कि बेसिकली आरओसी अपने पास छुपा के थोड़ी रखेगा, आरओसी मेंटेन कर रहा है मतलब वो कहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं, एमसीए पे, है ना। तो जो भी चार्जेस के पर्टिकुलर्स वगैरह हैं वो कहाँ मेंटेन होंगे, एमसीए के पोर्टल पे। ठीक है, और एमसीए के पोर्टल पे जो भी पर्टिकुलर्स मेंटेन्ड है उसी को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जो रजिस्टर है जो कि रजिस्ट्रार के पास में, मतलब आरओसी ने जो ये मेंटेन करा है ना एमसीए पे, बेसिकली ये ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं चार्जेस। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी पर्सन उसको चेक कर सकता है। ऑब्वियसली बात है फीस देनी पड़ेगी चेक करने के लिए, तो फीस पे करके कोई भी पर्सन उसको चेक कर सकता है। तो ये तो हो गया आरओसी को मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफ चार्जेस एमसीए के पोर्टल पे बेसिकली। इसके बाद में अच्छा ये अपना सेक्शन क्या था, 81। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 85। 81 के बाद हम 85 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड सा है ना। अब पहले आरओसी ने मेंटेन किया रजिस्टर, अब कंपनी मेंटेन कर रही है, तो कंपनी को भी अपने लेवल पे अपना खुद का जो है रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होता है। कहां पर मेंटेन करना होता है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो एवरी कंपनी शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अच्छा किस फॉर्म में मेंटेन करेगी, CHG 7 में। ठीक है, तो कंपनी किस फॉर्म में मेंटेन करेगी, CHG 7 में। इसमें जितने भी चार्जेस हैं कंपनी के प्रॉपर्टीज पे, असेट्स पे, वो सब जो है वो मेंटेन हो जाएंगे। और क्या बोला, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर किसी बैंक वगैरह के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है तो ऑब्वियस ऐसा तो है नहीं कि मुंह से कर दिया होगा बोलकर, एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया होगा, एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपरली हुआ होगा, तो उसकी भी आपको कॉपी मेंटेन करनी है रजिस्टर ऑफिस पे। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अच्छा अगेन जो कंपनी का भी ये रजिस्टर रहेगा ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 to 6 PM। ठीक है, तो इसको कौन कौन चेक कर सकता है, मेंबर और क्रेडिटर, ये लोग चेक कर सकते हैं, इनको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। तो मतलब कंपनी का कोई भी मेंबर और कंपनी का कोई भी क्रेडिटर ये बिना फीस के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन चेक करना चाहता है वो भी कर सकता है, पर उसको फीस देनी पड़ेगी। सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, सेक्शन 85। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा नेक्स्ट देखो अब क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा हमने जब चार्ज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो उस चार्ज को हम क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। अगर आपने मान लो पेमेंट कर दिया, पीएनबी थी अपनी, एसबीआई थी, जो भी थी, अगर हमने इनका पेमेंट ही कर दिया, तो जब हमने इनका पेमेंट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अभी हमने पेमेंट कर दिया, अभी तक जो हमने चार्ज क्रिएट कर रखा था अब वो खत्म हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, पेमेंट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट के बाद भी थोड़ी ना सिक्योरिटी या चार्ज क्रिएटेड रहेगा, नहीं, तो वो आरओसी को सपने थोड़ी आएंगे, तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, है ना। तो वो वाला सेक्शन है। तो कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन 82 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो जैसे कंपनी ने जो है
चार्ज का पेमेंट कर दिया या सेटिस्फैक्शन कर दिया इन फुल, पूरा पेमेंट कर दिया जो भी लोन वगैरह है उसका, तो पेमेंट या सेटिस्फैक्शन जो भी है वो कर दिया, तो पेमेंट या सेटिस्फैक्शन के 30 डेज के अंदर अंदर, वही था क्रिएशन से भी 30 डेज थे, आपको बताना है आरओसी को, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वैसे ही पेमेंट या सेटिस्फैक्शन से भी 30 डेज में आपको इंटीमेशन देना है आरओसी को। किस फॉर्म में दोगे? CHG4 में। अभी तक अपने फॉर्म्स कौन कौन से आए हैं? 1 2 3, अब 4 आ गया ना, तो CHG4 में आप इंटीमेशन दोगे आरओसी को। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां पर भी हमने टाइम का एक्सटेंशन लिया था, तो वैसे यहाँ पे भी हम बताने में भी टाइम तो लेंगे ही लेंगे एक्सटेंशन। 30 डेज ओरिजिनल टाइम है, 30 डेज में अगर हम लोग नहीं बता पा रहे हैं तो फिर एक्सटेंशन, तो क्या बोला, कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन लगा सकती है एक्सटेंशन के लिए, और आरओसी एक्सटेंड कर सकता है, और कितना टाइम एक्सटेंड कर सकता है? 300 डेज ऑफ पेमेंट या सेटिस्फैक्शन। कितना हो गया? 300 डेज। तो वही है, ये 30 + 300 है क्या? नहीं, 30 + 300 नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर भी क्या था, 30 डेज फ्रॉम पेमेंट है ना, 30 डेज पेमेंट से काउंट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 300 डेज पेमेंट से काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये 30 + 300 नहीं, 30 + 270 ही हुआ, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ फीस। चलो, इसके बाद देखो क्या बोला, कंपनी ने किसको इंटीमेट कर दिया? आरओसी को, कि भाई सेटिस्फैक्शन हो चुका है ना। अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी झूठ बोल दे, उसने पूरा पेमेंट किया ही नहीं हो पीएनबी को या जो भी लेंडर है, और आरओसी को झूठ बोल दे वो कि मैंने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, आप इस चार्ज को हटा दो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए आरओसी किसको पूछेगा? पहले लेंडर को, चार्ज होल्डर को, कि भाई कंपनी बोल रही है कि पेमेंट हो गया, बता दो हो गया क्या, क्या मैं ये चार्ज को जो है सेटिस्फैक्शन वगैरह की एंट्री रिकॉर्ड कर लूं क्या, ठीक है। तो आरओसी किसको पूछेगा? आरओसी पूछेगा चार्ज होल्डर को, मतलब पीएनबी या जो भी अपना लेंडर है उसको, ठीक है। देखो क्या बोला कि जैसे आरओसी को एप्लीकेशन मिली, अब आरओसी पूछेगा किसको? चार्ज होल्डर को। पर देखो इसमें भी ना दो केसेस हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये कंपनी ने जो ये CHG4 फॉर्म फाइल किया है, इस पे चार्ज होल्डर के भी साइन, कंपनी का साइन है और इस पे चार्ज होल्डर के भी साइन, चार्ज होल्डर के साइन है, इसका मतलब वो खुद ही बोल रहा है ना कि हाँ पेमेंट हो गया। तो अगर इस फॉर्म को चार्ज होल्डर ने साइन कर दिया तो क्या आरओसी तब भी पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। तो अगर CHG4 पे चार्ज होल्डर के साइन है तो आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस देकर नहीं पूछेगा उससे। पर अगर CHG4 पे चार्ज होल्डर के साइन नहीं है, चार्ज होल्डर ने साइन नहीं किया, मतलब आरओसी को पूछना पड़ेगा चार्ज होल्डर से। तो क्या बोला अभी, आरओसी नोटिस इशू करेगा चार्ज होल्डर को, शो कॉज नोटिस। बेसिकली वो चार्ज होल्डर को बोलेगा कि तुम शो कॉज करो, तुम रीजन दो, कंपनी तो बोल रही है कि क्या है यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साइन नहीं है उसके ऊपर, तो तुम रीजन दो कि पेमेंट नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, कंपनी झूठ बोल रही है, तो तुम रीजन दो। तो क्या बोला, आरओसी नोटिस देगा कि तुम 14 डेज में बताओ कि क्यों पेमेंट या सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, या मैं रिकॉर्ड उसको ना करूं। अब या तो जो है चार्ज होल्डर वो ये बोल देगा कि जो है कोई रीजन नहीं है, मैंने साइन नहीं किया है, जो भी है, बट हाँ पेमेंट हो चुका है, मतलब वो कोई भी कॉज, कोई भी रीजन नहीं देगा, तो उसे हम बोल रहे हैं नो कॉज शोन। या फिर वो रीजन देगा कि भाई हाँ कंपनी झूठ बोल रही है, पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो अगर चार्ज होल्डर ने कोई रीजन नहीं दिया तो ठीक है, आरओसी अपनी बुक्स में रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगा सेटिस्फैक्शन। तो अगर कोई भी शो कॉज नहीं किया चार्ज होल्डर ने, तो आरओसी ऑर्डर देके मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन को अपने रजिस्टर में एंटर कर देगा और कंपनी को भी इंटीमेट कर देगा कि भाई सेटिस्फैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बट अगर जो चार्ज होल्डर है उसने कोई रीजन दे दिया, कोई कॉज बता दिया कि कंपनी ने पेमेंट ही नहीं करा है, मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आया है, कंपनी नाटक मचा रही है, वट एवर, तो फिर उस केस में आरओसी रिकॉर्ड कर लेगा कि चार्ज होल्डर का ये रिस्पॉन्स आया है, और वो ये चीज कंपनी को इंटीमेट कर देगा बेसिकली, ठीक है, कि चार्ज होल्डर तो मना कर रहा है। अच्छा, अब फिर कंपनी अपने लेवल पे देख लेगी जैसा भी है। अच्छा, अब अगर चार्ज होल्डर ने भी अग्री कर लिया है कि हाँ सेटिस्फैक्शन वगैरह जो है वो हो चुका है, तो फिर अब जो आरओसी है उसने रिकॉर्ड कर लिया कि सेटिस्फैक्शन हो गया है, और वो कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर देगा, है ना, सेटिस्फैक्शन का। तो क्या बोला, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन आरओसी कंपनी को इशू कर देगा, किस फॉर्म में जाएगा? CHG5 में। तो जब कंपनी आरओसी को बता रही है, एप्लीकेशन लगा रही है सेटिस्फैक्शन की, वो CHG4 में जाएगी।
आरओसी जो सर्टिफिकेट दे रहा है कि हाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो किस में जाएगा, CHG 5 में जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म नंबर याद करते हैं। चलो, तो ये अपना यहाँ पे हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया अपना यहाँ पे, सेक्शन 82। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 जो है वो सिंपल सा सेक्शन है। आरओसी के पास पावर है कि वो खुद ही सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। अभी हमने 82 में क्या पढ़ा कि अगर पेमेंट या सेटिस्फैक्शन जो है वो हो चुका है तो कंपनी बताएगी आरओसी को, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है उसने आरओसी को नहीं इंटीमेट किया, पर आरओसी को कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ गई कान में कि अच्छा इसका तो सेटिस्फैक्शन हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, ठीक है, व्हाटएवर। तो आरओसी को अगर ऐसा प्रूफ है, एविडेंस उसको मिल गया प्रॉपर, तो वो खुद भी अपने लेवल पे सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है अपने रजिस्टर में। देखो क्या बोला है कि ये सिचुएशन जो है कब आएगी, जब प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी एंड neither company nor charge holder has intimated ROC with regard to satisfaction of earlier charge। अभी सुनो, हमने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल भी लिया था। जैसे अपनी कंपनी थी ABC लिमिटेड, अपनी कंपनी थी ABC लिमिटेड, ठीक है, और इस कंपनी ने PNB से लोन ले रखा था, है ना, और अपने लैंड के ऊपर जो कि आई थिंक 20 करोड़ का था, इसके ऊपर इसने चार्ज क्रिएट कर रखा था। ठीक है, फिर आगे जाके इसने ये लैंड सेल कर दिया PQR को। इसने लैंड किसको सेल कर दिया, इसने लैंड सेल कर दिया PQR को। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अब जो ये PQR है ये किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी को इंटीमेट करेगी कि भाई अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अभी ये चार्ज जो है वो आप मेरे नाम से कर दो, है ना, क्योंकि अभी ओनर कौन है प्रॉपर्टी की, PQR लिमिटेड। तो आप मुझे एक बात बताओ कि PQR लिमिटेड के नाम से हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आ गई विद आरओसी, तो PQR के नाम पे अभी हो गई वो प्रॉपर्टी, तो ABC का तो सेटिस्फाई हो गया ना, यानी अब ऑब्लिगेशन किसकी आ गई, अब ऑब्लिगेशन आ गई PQR की, तो सेटिस्फैक्शन किसका हो गया, सेटिस्फैक्शन तो ABC का हो ही गया। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि PQR ने तो सेक्शन 77 में बता दिया आरओसी को, ठीक है, लेकिन ABC ने सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं बताया है आरओसी को, पर आरओसी को तो पता चल ही गया ना, क्योंकि PQR ने वही सेम प्रॉपर्टी जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया चार्ज का अपने नाम पे, तो अब ABC का खत्म हो गया, ABC का हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन हो गया, पर ABC ने खुद ने नहीं बताया। तो अब यहाँ पे इस सेक्शन में ये बोला है कि क्योंकि ABC ने खुद ने नहीं बताया बट आरओसी को पता है, तो आरओसी खुद ही इसका सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है अपने रजिस्टर में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और ये सिंपल सी चीज भी तो हो सकती है ना कि जैसे ABC ने जो PNB था उसको पेमेंट कर ही दिया, ABC ने PNB को पेमेंट, डेट का जो भी था पेमेंट वो कर ही दिया, बट बताया नहीं उसने आरओसी को। तो अगर आरओसी को इंटीमेशन आ जाती है, कोई एविडेंस मिल जाता है कि हाँ सेटिस्फैक्शन हो गया, तब भी वो रिकॉर्ड कर देगा। तो क्या बोला है, देखो यहाँ पे आरओसी में ऑन एविडेंस, अगर आरओसी को एविडेंस मिल जाता है कि जो डेट था जिसके बदले में चार्ज वगैरह क्रिएटेड था वो पे हो चुका है या सेटिस्फाइड हो चुका है इन फुल या पार्ट, यानी या तो पूरा ही पेमेंट हो चुका है या फिर पार्ट में, वही वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है कि ABC ने थोड़ा बहुत डेट तो खुद ही पे कर दिया हो, उसके बाद में प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर कर दियो, PQR के नाम पे ट्रांसफर कर दियो, तो अब पार्ट पेमेंट कौन करेगा, PQR, तो ABC का तो सेटिस्फैक्शन हो गया इस तरीके से, है ना। तो कैसे भी करके या तो जो डेट है उसका पेमेंट हो चुका है या फिर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज हैज बीन रिलीज फ्रॉम चार्ज। जैसे मान लो कंपनी ने लोन लिया था PNB से 10 करोड़ का, और मान लेते हैं कि उसने अपनी जो दो मान लो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है और दो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किए थे और हर बिल्डिंग 6 करोड़ की है, एक बिल्डिंग 6 करोड़ और सेकंड बिल्डिंग 6 करोड़। अब कंपनी ने हो सकता है कि 7 करोड़ का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो PNB बोल सकता है ना कि ठीक है अब तुमने 7 करोड़ का पेमेंट कर दिया है तो एक प्रॉपर्टी को मैं रिलीज कर देता हूँ, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसको तुम रहने दो, काम हो जाएगा उससे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज हो जाए या फिर cease टू फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, वही वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल कि अब वो प्रॉपर्टी ABC ने किसको बेच दी, PQR को बेच दी, तो अभी PQR की हो गई तो ABC अपने आप रिलीज हो गया। तो कैसे भी करके पता लग गया कि जो ABC है उसका क्या हो चुका है, पेमेंट या सेटिस्फैक्शन हो चुका है। तो फिर आरओसी एंटर कर लेगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन
अपने रजिस्टर में, इवन इफ कंपनी ने उसको नहीं बताया था इस चीज के बारे में, पर आरओसी के पास एविडेंस है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा अपने रजिस्टर में और आरओसी इंटीमेट कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा अफेक्टेड पार्टीज को, कंपनी हो गई, लेंडर हो गया, इन सबको बता देगा 30 डेज में। ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया यहाँ पे सेक्शन 83 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 84। देखो क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो हो सकता है कि जैसे ट्राइब्यूनल वगैरह है वो ऑर्डर पास करके बोल दे कि यार ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए हम एक बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो एक बंदे को अपॉइंट कर दे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो लोन आपने लिया है ना बैंक वगैरह से, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ही लिखा हुआ हो कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है उसके साथ में आप कुछ गलत नहीं करो, कंपनी कुछ उल्टा फुल्टा ना कर दे, तो हम उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट वगैरह के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं जिसे हम बोल रहे हैं रिसीवर या मैनेजर। तो अगर कोई पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ रिसीवर या मैनेजर, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं हम, ताकि वो बेसिकली प्रॉपर्टी जो जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया उसको मैनेज कर सके। तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, या तो मान लो ऑर्डर आया है कोर्ट वगैरह का, ट्राइब्यूनल वगैरह का, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो हमने चार्ज का इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा है, मतलब जो डेट वगैरह लिया हमने, सिक्योरिटी क्रिएट करी है, उस इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि भाई रिसीवर या मैनेजर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। तो बेसिकली अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया एज अ रिसीवर और मैनेजर, तो फिर क्या बोला है, तो फिर ये बोला है कि वो जो पर्सन है वो नोटिस देगा, किस चीज को वो नोटिस देगा, कंपनी को नोटिस देगा और आरओसी को नोटिस देगा। ठीक है, और साथ में वो ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसकी कॉपी भी अटैच करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला, 30 डेज के अंदर अंदर उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट देना है, कंपनी को भी और आरओसी को भी। ठीक है, कौन देगा, वो पर्सन। और क्या बोला, आरओसी रजिस्टर कर लेगी पर्टिकुलर्स उस पर्सन के अपने रजिस्टर में। अच्छा, जब वो पर्सन अपॉइंट हुआ है तब नोटिस देना है। ठीक है, तो जब वो पर्सन छोड़ेगा, सीज होगा, ठीक है, तो क्या बोला, तब भी नोटिस देना होगा। तो अगर वो जो रिसीवर या मैनेजर है ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, यानी जिस टाइम पे जिस डेट पे वो अपॉइंटमेंट छोड़ रहा है एज रिसीवर और मैनेजर, तो तब भी उसको नोटिस देना होगा कंपनी को और आरओसी को, और आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगी। सिंपल। ठीक है, तो ये तो अपना बहुत ही छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन 84। अब 85 तो अपना पहले ही हो गया था, कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी। ठीक है, अब आते हैं 86 पे। 86 अपना क्या है, सिंपल है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कि अगर कंपनी ने जो भी हमने पूरे सेक्शंस पढ़े हैं चार्जेस के, अगर डिफॉल्ट की है तो पेनल्टी कंपनी के ऊपर क्या आएगी, पेनल्टी 5 लाख रुपए की, एंड जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है उसके ऊपर पेनल्टी कितनी आएगी, 50,000 रुपीज की। और अगर कोई पर्सन है जो कि जानबूझकर विलफुली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, या विलफुली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर जानबूझकर सप्रेस कर रहा है मटेरियल इंफॉर्मेशन को, यानी कोई पर्सन जानबूझकर, हम कह सकते हैं ना, फ्रॉड कर रहा है, इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है या इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहा है, तो ऐसा पर्सन अगर है तो उसके ऊपर एक्शन आ जाएगा अंडर सेक्शन 447 जो अपना फ्रॉड की पेनल्टी बताता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पनिशमेंट। ओके, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, बस अपना एक लास्ट सेक्शन जो है चैप्टर का वो बचा हुआ है, एंड देन अपना चैप्टर हो जाएगा, बहुत छोटा सा ही अपना चैप्टर था। चलो, रेक्टिफिकेशन बाय गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। बेसिकली ये सेक्शन बात करता है सेक्शन 87 की, सीजी के पास पावर्स है। क्या पावर्स है कि सीजी जो है रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रेक्टिफिकेशन करवा सकता है, चेंजेस करवा सकता है। बेसिकली देखो क्या बोला, अगर हम सीजी को एप्लीकेशन लगा रहे हैं, किस फॉर्म में हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं सीजी को, CHG 8 में। सीजी को एप्लीकेशन लगाई जा रही है किस फॉर्म में, CHG 8 में। किस चीज की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, ओमिशन टू इंटीमेट आरओसी ऑफ पेमेंट या सेटिस्फैक्शन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। बेसिकली हम आरओसी को सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बताना भूल जाते हैं, जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड था 30 और देन 300। ठीक है, तो ओमिशन यानी आरओसी को हम सेटिस्फैक्शन के बारे में बताना भूल गए, मान लो। ठीक है, या फिर ओमिशन या मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी प्रीवियस फाइलिंग विद रिगार्ड टू एनी चार्ज मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन, या फिर हमने कोई फाइलिंग की थी विद आरओसी
और उस फाइलिंग में हम कोई चीज बताना भूल गए, ओमिट हो गई हमसे, या हमने कोई चीज गलती से गलत बता दी, ठीक है, तो फिर हम चाहते हैं कि आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में उसको चेंज कर ले, तो हम सीजी को बोल सकते हैं और सीजी ऑर्डर देके आरओसी को बोल सकता है कि रिकॉर्ड्स में रेक्टिफाई कर लो। तो बेसिकली अगर इनमें से कोई भी चीज हुई है और हमने सीजी को फॉर्म CHG 8 लगाया है तो सीजी चेक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पर्सन का ये सारे काम करने के पीछे का इंटेंशन गलत था, फ्रॉडुलेंट था, उससे जानबूझकर झूठ बोला, जानबूझकर लेट फाइलिंग करी, वो फ्रॉड करना चाहता था किसी लेंडर के साथ में या चार्ज होल्डर के साथ में, तब तो ऑब्वियस ही बात है सीजी अलाउ नहीं करेगा। पर अगर सीजी को लगा कि ये जो उसने नहीं बताया, टाइम पे फाइलिंग नहीं करी सेटिस्फैक्शन की, या ओमिशन में स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीजें एक्सीडेंटल थी, गलती से हो गई, या ड्यू टू इनएडवर्टेंस या एनी सफिशिएंट कॉज, अगेन किसी मिस्टेक की वजह से हो जाती है, या कोई प्रॉपर रीजन है कि कंपनी टाइम पे नहीं लगा पाई, उसका एक वैलिड रीजन है कंपनी के पास में, और वो किसी भी पर्सन जैसे शेयर होल्डर या क्रेडिटर वगैरह किसी के भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, किसी को भी प्रेजुडाइज नहीं कर रहा है, किसी के भी अगेंस्ट में नहीं है, इसका मतलब सीजी को ये सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि भाई गलती से हो गया, ठीक है, कोई इंटेंशन फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व नहीं था। तो फिर सीजी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी की एप्लीकेशन पे, या किसी और पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई उसकी एप्लीकेशन पे सीजी डायरेक्शन दे सकता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं आरओसी के उसमें रेक्टिफाई कर दिया जाए, ठीक है, जो भी ओमिशन था उसको वापस लिख दो, मिस स्टेटमेंट को ठीक कर दो, ठीक है, या फिर अगर आपने टाइम पे फाइलिंग नहीं की थी सेटिस्फैक्शन की तो एक्सटेंशन दे दो, और ज्यादा एक्सटेंशन दे दो कि अब फाइल कर दो, ठीक है, 300 के बियॉन्ड भी, इफ फाइलिंग नॉट डन विद इन 300 तो सीजी और एक्सटेंशन भी दे सकता है, ठीक है, बट सीजी को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक्सीडेंटल है ना, किसी में भी इंटेंशन फ्रॉड का नहीं है। चलो, तो ये अपना क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन बाय गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, एंड विद दिस अपने सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस अपने यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब देखो जो अपना पूरा चैप्टर है वो तो हो गया है कंप्लीट, ठीक है, अब आपको लास्ट एक टॉपिक है, बेसिकली हम कह सकते हैं जितने भी हमने फॉर्म्स है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, कहाँ से CHG 1 से लेके CHG 9 तक के सारे जो फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे एक तरीके से एक समरी टेबल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो ये जो है वो आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQ में आपका आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, जैसे मान लो आपको कोई जो है वो स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि लेट्स से रजिस्ट्रेशन जो है वो किस फॉर्म में होगा, तो 4 आपको फॉर्म्स दे दिए, आपको टिक करना होगा, या ऐसे भी आ सकता है कि CHG लेट्स से 3, CHG 3 किसका है, तो 4 ऑप्शंस आ गए, आपको उसमें से टिक करना होगा, तो MCQ के लिए ये जो है वो आ सकता है, ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद ये सारे जो फॉर्म नंबर्स हैं ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल से 9 ही तो है, ये याद कर लेने हैं, देन आपको अपनी बुक नोट्स बंद करने हैं, ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं है कि एक साइड पे आपने नोट्स ओपन कर रखे हैं, एक साइड पे आप कमेंट कर रहे हो, नहीं, बंद कर देना। उसके बाद में आपको चेक करना है कि CHG 1 से लेके CHG 9 तक कि आपको सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो याद है क्या, ठीक है, तो आपको होमवर्क में करना है कि आपको कमेंट करने हैं 1 से लेके 9 तक, पूरा पूरा मत लिखना, जैसे CHG 1 है तो 1 लिख दो, सिर्फ 1 के आगे आप क्या लिख दो, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन या मॉडिफिकेशन, इतना सा। CHG 2 है तो क्या लिख दोगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 3 में क्या लिख दोगे, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट जो कीवर्ड है, ठीक है। 4 में सेटिस्फैक्शन इंटीमेशन, इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो है देख भी पाओगे आप कि आपको जो है सारे के सारे जो फॉर्म्स है वो याद हो गए क्या, तो ये आपका होमवर्क है, आपको सबको कमेंट करके बताने हैं 1 से लेके 9 तक के सारे फॉर्म्स। चलो, तो विद दिस अपना जो पूरा चैप्टर है वो अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। एक बार हम लोग बुक से देख लेते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपने सारे के सारे सेक्शंस आ गए, सबसे पहले अपने सारे सेक्शंस आ गए, 77 से लेके पूरे 87 तक के हमने सारे सेक्शंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। देखो इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अकॉर्डिंग, देन सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, ये पूरा हमने पढ़ लिया 77 में। देन हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, मतलब जो बैंक लगा रहा है, लेंडर लगा रहा है, चार्ज होल्डर, सेक्शन 78।
ठीक है। 79 में हमने क्या पढ़ा, 77 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा टू सर्टेन मैटर्स। 80 सिंपल है, डेट ऑफ नोटिस। देन रजिस्टर हमने पढ़ लिए 81 में, 85 में। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज रिपोर्ट करना है, सेक्शन 82। देन रजिस्ट्रार की पावर्स है कि वो खुद भी कर सकता है रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन को अगर कंपनी नहीं इंटीमेट कर रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। पनिशमेंट पढ़ लिया हमने 86 में। एंड फाइनली हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया, गवर्नमेंट सीजी कर सकता है। एंड लास्ट में आपके सारे के सारे क्या आ गए, फॉर्म्स आ गए, जो कि आपका होमवर्क है, जो कि आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो विद दिस जो अपना पूरा चैप्टर है चार्जेस वो अपना होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।